नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक और गंभीर समस्या को लेकर जिससे आप हम सब रूबरू हो रहे हैं। बदलती जीवन शैली के साथ बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और उनसे भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है अस्पतालों में होने वाले इलाज का बिल। आज हम इसी से जुड़े विषय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा फोकस रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा, जो आज हम सब की मजबूरी बन गई है। हम खाना खाना अवॉइड कर सकते हैं, एक दिन के लिए भूल सकते हैं, ऑफिस की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन भी बिना स्वास्थ्य बीमा के निकालना हमारे लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। क्योंकि अस्पताल कब हमें पहुंचना पड़े और वहाँ कितना बिल अस्पताल हमारी किसी भी बीमारी को लेकर बना ले, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और इसी के चलते आज बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य बीमा का क्षेत्र आगे बढ़ा है। लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए विभिन्न योजनाओं के बावजूद मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा की कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, इसी बात की चर्चा आज के हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। एक एक करके हम उन तमाम बिंदुओं पर जाएंगे जो स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है, जिसमें वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक पॉलिसी होल्डर झेल रहा है। हम बीमा लोकपाल की बात भी करेंगे, बीमा की प्रीमियम की बढ़ती हुई दरों के बारे में भी बात करेंगे, अस्पतालों में होने वाले मिसमैनेजमेंट की भी बात करेंगे और भी बहुत सारे खुलासे। इस पूरी चर्चा के दौरान हम एक के बाद एक पॉइंट के साथ आपके साथ आएंगे और आखिर में हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपके साथ किसी तरह की प्रॉब्लम इस सेक्टर में आ रही है तो आप उस चुनौती से कैसे निपटें। साथियों, जैसे मैंने अपनी बात की शुरू में कहा, हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा आज के इस संदर्भ में, जबकि चिकित्सा का बिल लाखों रुपए में पहुंच जाता है, हमारे अंदाजे से बाहर होता है, एक आम आदमी की सामान्य बजट की क्षमता से बाहर होता है और कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हम कब किस बीमारी की चपेट में आ जाएं। कोरोना के बाद हमने देखा कि इस तरह की बीमारियां जो सामान्यतः एक उम्र के बाद आती थी, जो एक परिस्थिति के बाद आती थी, आज पहले सामने आने लगी है। तो हमें कैसे इन परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ रहा है और उसके लिए क्यों हम मजबूर हैं कि हमें स्वास्थ्य बीमा लेना ही होता है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए बाज़ार में जो शक्तियां हैं उपभोक्ता के साथ, वो किस तरह का व्यवहार कर रही है और किस तरह कदम कदम पर उपभोक्ता को शोषण और ठगी का शिकार क्षेत्र में होना पड़ रहा है, उसकी चर्चा आज हम इस चर्चा के दौरान करेंगे और तमाम बिंदुओं पर परत दर परत खोलते हुए चले जाएंगे कि किस तरह भारत में बीमा को नियंत्रण करने वाला जो प्राधिकरण है, जिसे हम भारतीय बीमा प्राधिकरण IRDA के नाम से जानते हैं, या इससे जुड़े हुए जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं, जिन लोगों पर न्याय देने की जिम्मेदारी है, प्रशासन में जो महकमे इन सब को देखने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा पिछले साल ही हुए एक सर्वे के दौरान, जो हाल ही में सामने आया और जिसे पता चला कि आधे से अधिक पॉलिसी होल्डर यानी स्वास्थ्य बीमा लेने वाले आधे से अधिक उपभोक्ताओं ने यह कहा है कि जब क्लेम का मौका आया उन्होंने मोटी प्रीमियम भरी, लेकिन जब बीमारी आ गई, इलाज करवाना पड़ा और वो उस क्लेम के लिए बीमा कंपनी के पास गए हैं, तो आधे से अधिक यानी 53% लोगों का कहना था कि बीमे की कंपनी ने उन्हें या तो बीमा क्लेम करने से मना कर दिया या जो राशि चाही गई थी उससे बहुत कम राशि में, केवल भागत है कुछ मात्रा के अंदर बीमे का क्लेम किया। आप सोच सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, जहां आधे से अधिक पॉलिसी होल्डर इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बीमा कंपनियों ने मोटा प्रीमियम लेने के बावजूद उन्हें निर्धारित ढंग से बीमा नहीं किया। तो स्थिति किस कदर गंभीर होगी। इसी से जुड़ा इसका जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ये बताया कि बीमा लेते समय जिस कैशलेस पैसे की बात की गई थी, इस योजना की बात की गई थी, जब मौके पर वो गए हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है जब उन्हें खुद के पास से पैसा कैशलेस स्कीम में होने के बावजूद देना पड़ा। उसमें भी जो मोटी बात उभर कर आ रही है और जो बहुत चिंताजनक बात है कि बहुत बड़ी संख्या में
उपभोक्ताओं को जब अस्पताल में इलाज के दौरान छुट्टी देने का समय आया, जब उन्हें डिस्चार्ज करने का समय आया, तो बीमा कंपनियों ने बिल सेटल नहीं किया और इसके चलते मरीजों को अधिक समय तक ज़बरदस्ती अस्पताल में रहना पड़ा। और ज़बरदस्ती अस्पताल में रहने से जो तमाम तरह की असुविधाएँ हुई वो तो हुई ही, साथ ही साथ अस्पतालों ने उस अतिरिक्त अवधि का बिल भी उनके खाते में जोड़ दिया। साथियों, 6 घंटे से लेकर 48 घंटे तक लोगों को अधिक अस्पतालों में सिर्फ इस वजह से रोका गया कि उनका जो पेमेंट बीमा कंपनी को क्लियर करना था अस्पतालों में डिस्चार्ज से पहले, उसमें अनावश्यक विलंब किया गया। समस्या जो उपभोक्ताओं के सामने हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में आ रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब आवश्यकता पड़ती है और उपभोक्ता अस्पताल में जाता है, तो अस्पताल में कैशलेस की स्वीकृति में जहां विलंब होता है, वहीं उसके साथ अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी इलाज की बहुत सारी प्रक्रियाओं के दौरान समय समय पर उसे इंतज़ार करना पड़ता है क्लियरेंस का। उसका ऑपरेशन होना है लेकिन बीमा कंपनी क्लियरेंस नहीं दे रही है, अस्पताल अटका देता है कि जब तक बीमा कंपनी से इस ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, और अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आप अपने पास से पैसा भरिए। साथियों, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में, वो इस बात को लेकर के है कि बीमा कंपनियां जो दावे करती है उनमें बहुत बड़ी संख्या में भ्रामक दावे शामिल है। एक सर्वे बताता है कि 22% बीमा एजेंट या डीएसए जो मध्यस्थ हैं, वो जो पॉलिसी के बारे में चीज़ें बताते हैं, पॉलिसी की जो शर्तें बताते हैं, वो वास्तव में वो नहीं होती जो वो बता रहे हैं। और इसका खुलासा ही तब होता है जब उपभोक्ता को इलाज के लिए अस्पतालों में जाना होता है। साथियों, चुनौती केवल यहीं तक नहीं है, चुनौती इस बात की है कि बीमा कंपनियों ने जो बीमा पॉलिसीज़ बनाई है उसमें इस तरह की शर्तें जोड़ी जाती है जिससे आम उपभोक्ता को जानकारी ही नहीं मिल पाती कि वो क्या बीमा करा रहा है और क्या उसका परिणाम बीमारी की स्थिति में होगा। एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसको लेकर अक्सर विवाद सामने आता है और वो है प्री एग्जिस्ट डिजीज़, यानी पहले से अगर आपको कोई बीमारी है, आपने बीमा करवा लिया, आपने प्रीमियम भी भर दी, इलाज करवाया, और जब बीमा क्लेम के लिए आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि यह बीमारी आपको पहले से थी और आपने इसका खुलासा नहीं किया, इसलिए आपको इस बीमारी के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर विवाद का कारण बनता है। और उसका कमी कहाँ है? कमी एक और जहाँ उपभोक्ता जागरूकता की थोड़ी बहुत हो सकती है, उससे ज़्यादा कमी इस बात की है कि जो आपका बीमा का एजेंट है जिसने आपको वो स्वास्थ्य बीमा दिया है, उसने आपको पूरी बातें नहीं बताई। और नंबर 2, उसने जो आपका फॉर्म भरा है, बीमे के समय जो प्रपोजल का फॉर्म भरा है, उसमें वो पूरी जानकारियां उसने डाली ही नहीं जो उसको डालनी चाहिए थी। साथियों, इसके अलावा भी हमारी कोशिशों से और आईडीआई ने ऐसे नियम भी बना दिए हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद किसी भी तरह की अगर प्री एग्जिस्ट डिजीज है तो भी बीमा कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती, लेकिन अधिकतर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होती। अगर आप कोई बीमा लगातार कुछ वर्षों से ले रहे हैं तो उसके अंदर ये स्वतः शामिल हो जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद तक अगर वो बीमा लगातार चल रहा है तो प्री एग्जिस्ट बीमारी के बावजूद उनको क्लेम देना होगा। बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिन्हें हम बीमारी भी नहीं समझते, जैसे हम बात करें हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की। आज की जीवन शैली के दौरान जब इतने स्ट्रेस के साथ हम लोग जी रहे हैं, लगभग सभी लोगों को, और सभी को अगर आप नहीं माने तो आधे लोगों को आज समय समय पर हाइपरटेंशन जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आपने प्रपोजल के टाइम फॉर्म भरा है और आपने उसमें ये लिख दिया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तब समस्या खड़ी होती है। जब क्लेम का मौका आता है तो इसकी जांच के समय ये देखा जाता है कि आपने कहीं पहले कोई इलाज कभी करवाया है, और जो बीमा एजेंसी है वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करा कर कहीं न कहीं से ढूंढ लाती है कि आपको पहले हाइपरटेंशन था, आपको इस तरह की बीमारी थी, जिसका कि वास्तविक तौर पर कई बार
जिस बीमारी के लिए हमने क्लेम किया उससे कोई संबंध भी नहीं होता। तो ये एक समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या है डिडक्टेबल्स की। एक नई तरह की आज बीमा पॉलिसी आई है, इनमें कैपिंग की गई है। हमें लगता है कि हमने 10 लाख रुपए का बीमा ले लिया, हमने 5 लाख रुपए का बीमा ले लिया, लेकिन वास्तविक तौर पर उसमें कैपिंग की गई होती है, जिसमें तय किया जाता है कि कमरे के किराए के आपको इतने ही रुपए मिलेंगे, ऑपरेशन के लिए आपको इतने ही रुपए मिलेंगे, दवाओं के खर्चे पर आपको इतने ही रुपए मिलेंगे, या आपने कोई खास बीमारी का इलाज कराया है तो इतने ही पैसे मिलेंगे, इस दूसरी बीमारी का इलाज कराया है तो इतने ही पैसे मिलेंगे। यानी कैपिंग के जरिए हमें गुमराह किया जाता है या हमें अंधेरे में रखा जाता है। आपका कैपिंग किस किस चीज़ को लेकर कितना है, इसका खुलासा सामान्यतः नहीं होता, और जब इलाज के बाद उपभोक्ता क्लेम के लिए अपना फॉर्म सबमिट करता है तो पता चलता है कि पर्टिकुलर मद पर आपने अधिक खर्च कर दिया, और उस मद पर तो इतना ही पैसा इस कैपिंग के जरिए सैंक्शन था। जो मैंने अभी डिडक्टेबल की बात की, आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनमें कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनका पैसा आपको बीमा कंपनी नहीं देने वाली। उसमें वो सारे आइटम्स हो सकते हैं जो अस्पताल अक्सर उपभोक्ता मरीज के लिए लिखते रहते हैं। इसमें केयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है, इसमें कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो इलाज के लिए काम में लाए जाते हैं, लेकिन बीमा के मापदंडों के अनुसार वो इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमें इंश्योरेंस कराते समय इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं ये इंश्योरेंस कंपनियां हमें भ्रमित करके तो बीमा नहीं कर रही। हमने जिस अमाउंट का इंश्योरेंस किया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल है। इसी तरह की बात अगर हम करें तो जब आती है क्रिटिकल इलनेस को लेकर के, बहुत सारी बीमारियां क्रिटिकल इलनेस को कवर करती है, लेकिन हर बीमा पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस की अलग अलग लिस्ट हो सकती है। यानी जब आपने कोई बीमा हेल्थ बीमा का लिया है और क्रिटिकल इंश्योरेंस आपने इसके अंदर कवर किया है, तो आपको ये देखना बेहद ज़रूरी है कि उसने 4 क्रिटिकल बीमारियां कवर की है, 14 क्रिटिकल बीमारियां कवर की है या 40 क्रिटिकल बीमारियां कवर की है। हम सामान्यतः एक बीमा लेते हैं, हमने कहा कि हमने क्रिटिकल इलनेस का भी एक उसके अंदर एड ऑन ले लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि किन किन बीमारियों का लिया। आपको प्रीमियम बेचने वाले एजेंट ने सस्ती पॉलिसी का झांसा देने के लिए सिर्फ 4 बीमारी वाला क्रिटिकल एयर उसमें जोड़ दिया, क्रिटिकल केयर का उसमें जोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो वो क्रिटिकल केयर हमारा कवर ही नहीं होता अगर वो हमारी जो बीमारी है वो उन 4 बीमारियों में शामिल नहीं है। तो साथियों, ये एक और बड़ा सेक्टर है या हेल्थ केयर को लेकर के हमेशा समस्या आती है। एक और चीज़ है, आपने फैमिली या ग्रुप बीमा लिया है। कई बार ग्रुप बीमा की शर्तें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए मैंने फैमिली के लिए एक बीमा लिया, अब वो 10 लाख रुपए का बीमा है और मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं। तो एक व्यक्ति को अगर इलाज के लिए ज़रूरत पड़ गई और पैसा खर्च हो गया है, तो फिर दूसरे को इलाज में अगर वो कुल मिलाकर 10 लाख का बीमा है तो पैसा नहीं मिलने वाला है। हमें ये पूरी तरह साफ तौर पर पता होना चाहिए। और चिंता की बात यही है कि बीमा देते समय स्वास्थ्य क्षेत्र की बीमा की ये कंपनियां इस तरह के तथ्यों को छुपाती है। साथियों, कोरोना के बाद वापस से बीमा सेक्टर में जो चेंज आ रहा है, उसमें आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है, बेतहाशा प्रीमियम हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में बढ़ा दी गई है। जो हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल पहले 3 साल पहले जिस प्रीमियम पर हो रहा था, पिछले 1 साल में उसमें 25 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। और तो अगर 3 साल में हम तुलना करें तो कई जगह तो बिल्कुल राशि को दुगना कर दिया गया है। हमारे सामने बहुत ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही होगा। लेकिन हम में से कितने उपभोक्ता इस बात को कंपेयर कर पाते हैं कि बीमा लेते समय हम इस बात को कैलकुलेट करें कि कौन सी बीमा कंपनी कौन सी बीमारियों के लिए कौन सा बीमा हमें दे रही है और उसका क्या प्रीमियम शुल्क ले रही है। और दुख इस बात का है, उपभोक्ता के साथ जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होने वाली है वो यही है कि सारी बीमा कंपनियां मिलकर एक साथ अपनी प्रीमियम को बढ़ा देती है और उपभोक्ता के पास यह विकल्प भी नहीं बचता कि वो उनमें से किसी सस्ती प्रीमियम को चुन सके। साथियों, बीमा
को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं वो इस कदर भावनात्मक ढंग से हमें प्रभावित करती है। हमने कैशलेस बीमा लिया है, पेशेंट का इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान पेशेंट की डेथ हो जाती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो डेड बॉडी को भी वो लाने नहीं देते जब तक कि आपका बीमा कंपनी उसको सेटल पॉलिसी को नहीं कर देती। अनावश्यक रूप से जब तक कि बीमा कंपनी का भुगतान अस्पताल को नहीं हो जाता, डेड बॉडी तक को रोका जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे भावनात्मक स्थिति का कि हमने पूरा जो प्रीमियम अदा किया, हमने पॉलिसी ली, कैशलेस ली, उसके बावजूद हालत ये है कि अनावश्यक रूप से डेड बॉडी तक को रोके जाने के मामले सामने आए हैं। एक नई समस्या जो हेल्थ केयर के सेक्टर में है वो है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये टीपीए क्या है? जब भी क्लेम का मौका आता है, जब भी हमें सैंक्शन करवाने का मौका आता है, तो टीपीए के पास हमारे को भेज दिया जाता है। अधिकतर बीमा कंपनियां आजकल जो स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में काम कर रही है, इन टीपीए के माध्यम से काम करती है। ये टीपीए एक तरह के दलाल हैं जो बीमा कंपनियों के लिए काम करते हैं। वो ठेका उठा लेते हैं, एक राशि का में ठेका उठा लेते हैं, पूरी एजेंसी के साथ, पूरा बीमा कंपनी के साथ एक कोऑर्डिनेट करते हैं और अस्पतालों से मिले हुए हो सकते हैं। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, बीमारी कम है लेकिन टीपीए ने मिल करके अधिक बिल वहाँ उठा लिया है। आपकी जो बीमे की रकम है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बीमा कराया, आपके इलाज में खर्च होना था केवल 2 लाख रुपए, लेकिन मध्यस्थ मिलकर, टीपीए मिलकर, बीमा कंपनी मिलकर और अस्पताल मिलकर आपके 2 लाख के इलाज की जगह 5 लाख का इलाज कर देते। आपको पता इसलिए नहीं ज़्यादा पड़ता है, आप उसको बुरा इसलिए नहीं मानते क्योंकि बीमा आपका 10 लाख का है। आप सोच रहे हैं मैंने 5 लाख रुपए का बीमा क्लेम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे कि अगर दूसरी बार आपको इलाज कराना पड़ा तो आपका जो 10 लाख का बीमा था वो अब घटकर 5 लाख ही रह गया है। इनकी मिलीभगत से अगर आपका सही इलाज जो 2 लाख रुपए में होना था वो अगर आप कराते, जो 3 लाख रुपए में होना था वो कराते, तो अगली बार के लिए उसी दौरान, अवधि के दौरान आपके बीमे की जो कवरेज थी वो बनी रहती अधिक मात्रा में। लेकिन हम नहीं समझते और इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये जो टीपीए के लेवल पर हो रही गड़बड़ियां हैं ये कई तरह की है। उपभोक्ता को अनावश्यक विलम्ब करने में टीपीए का हाथ रहता है। जो अस्पताल उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो अस्पताल उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, जो उनकी सेवा शुल्क देते रहते हैं, वहाँ सैंक्शन जल्दी, और जो अस्पताल ईमानदारी से काम कर रहा है, कम पैसे में इलाज करना चाहता है मरीज का, वहाँ सैंक्शन करने में अनावश्यक विलम्ब की जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। साथियों, मैं बात करूँगा शिकायत के निस्तारण के लेकर। आपके सामने समस्या आ गई है, आपने क्लेम पेश किया है, क्लेम नहीं हो रहा है, आखिर आप जाएँ कहाँ? भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने प्रावधान किए हैं कि हर बीमा कंपनी एक सिस्टम बनाएगी जिसके तहत वो कंप्लेंट हैंडलिंग का मैकेनिज्म बनाएगी। उसके लिए एक टाइम पीरियड उसको निर्धारित करने के लिए कहा गया है, लेकिन उस टाइम पीरियड की अवहेलना की जाती है और शिकायतों का निपटारा उस अवधि में नहीं होता। अब इन सब से बचकर अगर आप जाना चाहते हैं तो बीमा लोकपाल की अवधारणा बनाई गई। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत बीमा कंपनी से है तो जैसे आपने बैंकिंग लोकपाल के बारे में सुना, वैसे बीमा लोकपाल पूरे देश में करोड़ों उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केवल 17 बीमा लोकपाल ही इस समय इस सिस्टम के तहत काम करते हैं, और उन 17 में से भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और ज़्यादातर उनकी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बीमा कंपनी द्वारा नहीं करने से अधिकतर उपभोक्ता जानते भी नहीं। फिर भी हमने स्टडी की 2023 में इन बीमा लोकपाल्स के पास जो केस आ रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा आए, और उनमें भी 70% केस बीमा लोकपाल के पास, जो 70% केसेस आए हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं, इंश्योरेंस तो बहुत होते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में आता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आता है, बिजनेस से जुड़े बहुत सारे इंश्योरेंस आए। उन सब पर भी हम बात करेंगे किस तरह उनमें गड़बड़ियाँ होती है, एक एक करके मैं आऊँगा उन पर भी चर्चा करने के लिए आपके बीच में। लेकिन अभी मैं बात जिसकी कर रहा हूँ, 70% मामले बीमा लोकपालों के पास जो आए वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। साथियों, भारत सरकार की उपभोक्ता हेल्पलाइन इस बात का गवाह है
कि किस तरह बीमा क्षेत्र में शिकायतें बढ़ रही है और हेल्थ बीमा के क्षेत्र में विशेषकर किस तरह की शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के सामने आ रही है। जो हेल्पलाइन के सामने मुख्य शिकायतें सामने आ रही है, उनमें अगर हम श्रेणीबद्ध करते हैं, अगर उनको बांटते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वही जहां से मैंने शुरू किया, इसी बात को लेकर के आई कि क्लेम अनावश्यक रूप से निरस्त किए जाते हैं या आंशिक भुगतान किया जाता है। मैंने मेरे साथियों से बात करी, उपभोक्ताओं से बात करी। उपभोक्ता आंदोलन का मेरा काम करने का एक लंबा अनुभव है। मैंने उपभोक्ताओं से बात की, आप क्यों कम पैसे में क्लेम सेटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में हम मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं रख सकते। अस्पताल हमसे अपनी जेब से पैसे मांगते हैं, हम अपनी जेब से पैसा देने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि इलाज इतना महंगा हो गया। हमें मजबूर होकर बीमा कंपनी के साथ ये समझौता करना पड़ता है कि आप जितना पैसा देना चाहते हैं दें, ताकि हम बाकी पैसा मिला करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके और मरीज को अपने घर ले जा सके। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि जो बीमा नियामक प्राधिकरण भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है, वहाँ भी अभी तक इस दिशा में लेकर और बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है कि कैसे हम उपभोक्ता हितों को संरक्षित कर सके। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि स्थिति इतनी भयावह है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून मौजूद है और बहुत सारे उपभोक्ता संगठन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के सेक्टर में, खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में आने वाली चीज़ों का मुकाबला आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जागरूक बनिए। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं तो क्या देने वाले के लिए घाटे का सौदा। ऐसा नहीं है। 2023 में 400 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाया है भारत के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने, और वो पूरा पैसा अल्टीमेटली घूम फिर के आपकी जेब से कट रहा है। भारत सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई है। आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों हेल्थ सेक्टर को लेकर संजीवनी और बहुत सारी इस तरह की योजनाएं तैयार की। आयुष्मान योजना में देश के अधिकतर लोगों के, मतलब लगभग 10 करोड़ परिवारों को उसके दायरे में लाने का लक्ष्य है, और जिसका मकसद 50 करोड़ लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना है। उसमें 5 लाख रुपए तक के कंप्रेसिव इलाज की सुविधा इस बीमा योजना के तहत दी जा रही है। ये जो है चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में थी, या आयुष्मान योजना जो भारत सरकार के स्तर पर चल रही है, ये सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य बीमा में आती हैं। लेकिन इनमें भी हम देखते हैं सरकार ने आपका प्रीमियम भर दिया, आपने अपना प्रीमियम किसी हद तक सरकारी योजना के अंश के हिसाब से कम या ज़्यादा भरा है, या सरकार ने आपका प्रीमियम भरा है, वहाँ भी जब क्लेम के लिए जाते हैं, आप देखिए राजस्थान में पिछले दिन उदाहरण सामने आए, जो अस्पताल सरकार की बीमा योजनाओं से जुड़े हुए थे, जब वहाँ इलाज के लिए गए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, आपको अगर इलाज कराना है खुद को पैसे देना होगा, अभी हमने इस स्कीम में इलाज करना बंद कर रखा है। वो एक बड़ी गंभीर समस्या लोगों के सामने पिछले दिनों आई, वही भारत सरकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर हो सकती है। तो समस्याएं बहुत है। बीमा का जो सेक्टर है, खासतौर से हेल्थ बीमा का सेक्टर, आज उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसमें प्रभावी सुधार लाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था, अगर आपके साथ ऐसी कोई गड़बड़ हो जाती है, अगर आपको लगता है कि बीमा कंपनी निर्धारित पॉलिसी के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो आप उपभोक्ता आयोगों की मदद ले सकते हैं, उपभोक्ता संगठनों की मदद ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, और वो आपको ये समझनी चाहिए कि अगर आपने कोई बीमा पॉलिसी ले ली है, चाहे वो हेल्थ बीमा के सेक्टर में या किसी भी दूसरे सेक्टर में, और जब वो पॉलिसी आपके पास आती है और उसकी शर्तें आप ज़रूर पढ़िए, और शर्तों को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, शर्तें वो नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो आप बिना किसी शुल्क के उस पॉलिसी को रद्द करने का अधिकार रखते हैं, पॉलिसी को बदलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इस अधिकार का भी उपयोग नहीं कर पाते। तो आप ये समझिए। और दूसरा, अगर आपने पॉलिसी सही ढंग से ली है और उसके बाद ये इलाज में कोताही बरत रहे हैं, आपके पेमेंट में कोताही बरत रहे हैं, क्लेम में कोताही बरत रहे हैं, तो आप उपभोक्ता आयोग में जाइए। आपको न केवल आपका पूरा क्लेम जो जायज़ ढंग से मिलना चाहिए मिलेगा, बल्कि बीमा कंपनी को और क्षतिपूर्ति भी, जो अनावश्यक रूप से आपको परेशान किया है, उसके बदले में देनी होगी। लेकिन इसके लिए एक जागरूक उपभोक्ता आपको बनना होगा। तो आज से आप ये तय कीजिए, जब आप एक
हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो सबसे पहला आपका दायित्व ये है कि आप उसकी शर्तों को पूरे सही ढंग से देखें। उसमें प्री एग्जिस्ट बीमारियों के बारे में क्या प्रावधान है, उसमें डिडक्टिबल क्या क्या है, किस चीज़ पे कैपिंग की गई है, किस इलाज का पैसा वो नहीं दे रहे हैं, अगर आपने एडोन लिया है तो कौन सी क्रिटिकल बीमारियां उसके अंदर शामिल है। और ये सब देख सोच समझने के बाद, आप एक कंपेयर करने के बाद कि प्रीमियम अलग अलग कंपनियों की कितनी है, सही प्रीमियम और सही पॉलिसी का चुनाव करें। और उसके बाद भी अगर ये टीपीए या बीमा कंपनियां आपके साथ गड़बड़ करती है, अस्पतालों के साथ कोई मिलीभगत का खेल करती है, तो जाइए, उपभोक्ता आयोग आज हर जिले में काम कर रहा है, उनके जरिए आप इनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त कीजिए। और ऐसे सभी मुद्दों पर आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इस विशेष जानकारी इस संबंध में चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपने कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर जिज्ञासा का हम जवाब उसके अंदर दे सके। साथियों, आज हमने हेल्थ सेक्टर की शुरुआत के दौर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। अब इसके बाद हम अस्पतालों से जुड़े बहुत सारे मामले लेकर इस चैनल पर फिर से आएंगे और बताएंगे कि उपभोक्ताओं के साथ क्या क्या और कैसे कैसे गड़बड़ी उन सब का हम खुलासा करेंगे। देखते रहिए और बने रहिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उपभोक्ता आंदोलन के हमारे इस अभियान की मुहिम में हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।